सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पे। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों ये भाषा, जो कि एक मृत प्राय भाषा है, ये आज भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है, उन्हें थोपा जा रहा है। ठीक, ये विषय है जिस पर आज हम चर्चा आयोजित करेंगे और देखेंगे आखिर इसमें क्या निष्कर्ष आखिर अंत में निकलते हैं। ठीक, तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इस पूरे मामले को देखते हैं। बात क्या है और कहाँ तक ये जाती है। तो चलिए, प्रेजेंटेशन है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। ठीक, तो दर्शकों, ये संस्कृत भाषा पर आज हम क्या बोलते हैं चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत ये भाषा दो शब्दों से इसका संधि विच्छेद आप करें तो इसमें संस और कृत दो तरह के आपको शब्द मिलेंगे। संस का तात्पर्य देखिए अच्छी तरह से या परिपूर्ण है, और कृत का तात्पर्य यहाँ पे बनाई गई या गठित की गई। तो दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो ये क्या बोलते हैं अच्छी तरह से तैयार, शुद्ध या परिपूर्ण, ये इस भाषा का मतलब निकलता है। ठीक, और बताया जाता है कि तमाम सारे जो भाषाविद हैं वो इस भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में तमाम सारे सिद्धांत देते हुए दिखाई देते हैं। और मोटा मोटा ये बताया जाता है कि जो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं, ठीक, भारोपीय भाषाएं हैं, उन उन भाषाओं की एक कड़ी है संस्कृत भाषा। ठीक, ये बड़े सारे जो बड़े बड़े भाषाविद हैं वो इस तरह से देखते हैं। ठीक, और इस भाषा को दो तरह से बांटा गया है। अगर हम देखें तो एक शास्त्रीय संगीत है, संस्कृत है, क्लासिकल, और एक वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक ग्रंथ मूल लिखे गए हैं। एक वो तो अब लोप जैसी स्थिति में है, उसका इस्तेमाल तो होता नहीं। और ये जो शास्त्रीय संस्कृत है, ये अन्य बाकी के ग्रंथ वगैरह ये उस सब में मिला करते हैं। ठीक, अब इस संस्कृत भाषा की अगर हम उत्पत्ति पर भी जाएं तो इसको लेकर भी तमाम सारी थ्योरीज दी जाती हैं, और बहुत सारे भाषाविद हैं वो इसको लेके अलग अलग अपने दावे किया करते हैं। भारत में अगर आप देखें तो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध और जैन धर्म और भारतीय धर्म जो हैं वो इस भाषा का इस्तेमाल करते रहे अपने तमाम सारे धार्मिक कार्यों में। और ये भाषा कभी भी जन भाषा नहीं थी, मतलब आम बोलचाल की भाषा ये कभी भी नहीं थी। ऐसा कोई दौर नहीं था भारत के इतिहास में जब आम जनता इससे बोलती होगी। ठीक, इस भाषा की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की ये भाषा मानी जाती है। और मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पुरानी जो भाषाएं हैं उसमें जो माइसिनियन ग्रीक है, प्राचीन ग्रीक है, हित्ती है, ठीक है, हिटेटाइट, उन सब भाषाओं के साथ समूह की ये भाषा के रूप में से लिया जाता है। ठीक, और साथ में जो क्लासिकल लैटिन है उससे, और गोथिक है, जर्मन जो क्या बोलते हैं ओल्ड जर्मन जिसकी भाषा बात हो रही, जर्मनिक, और ओल्ड नॉर्स जो भाषा है, अविस्ता की भाषा है। ठीक, उन सब भाषाओं से इसके करीबी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद मानते हैं। ठीक, और इसकी उत्पत्ति को लेकर जैसा कि आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट चला करता है आर्यों के क्या बोलते हैं आगमन का सिद्धांत जो है, आर्यन माइग्रेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक, जो कि एक वैश्विक स्तर का कॉन्सेप्ट है, जो जिसमें आर्यों के माइग्रेशन को वो ऊपर स्टेपीज जो है घास के मैदानों वहां से लेके नीचे यूरेशिया, और यूरेशिया से होते हुए तमाम सारे देशों में उनका माइग्रेशन हुआ, उससे जोड़कर देखा जाता है कि भारत में जब आर्यों का माइग्रेशन बताया जाता है 2000 बीसी 1500 बीसी के बीच का ये पूरा दौर है। तो भारत में आर्य आते हैं, बताए जाते हैं कि वो एक भाषाई समूह थे, विशेष भाषाई समूह थे, और वो जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा को क्या बोलते हैं संस्कृत कहा गया। ठीक, इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ उस भाषा में लिखे हुए हैं, इस तरह के दावे किए जाते हैं। तो ये उसकी उत्पत्ति को लेके दावे हैं। और बाद में क्या बोलते हैं ये आर्य जो कि भारत में आकर बस गए, और ये भाषा इनके साथ आ गई, इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ लिखे। प्राचीन जो आर्य भाषा है, संस्कृत है, उसमें वेद लिखे गए हैं, और जो क्लासिकल है उसमें बाद के धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। इस तरह की मान्यताएं तमाम सारे भाषाविदों ने बना के रखी हुई हैं। ठीक, ये इस भाषा की उत्पत्ति को लेकर तमाम सारे विवाद भी हैं, अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। ठीक,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। तो भाषा की उत्पत्ति को लेके पर इतना ज़रूर है कि बड़े-बड़े भाषाविद जो हैं, वो इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि ये भारोपीय भाषा जो है, इंडो यूरोपियन भाषा है, उसी का ही एक कड़ी है, उसी समूह की ये भाषा है। ठीक। अब ये तो ख़ैर तथ्यपरक बात हो गई, इसको लेके तमाम सारे दावे-प्रतिदावे उपस्थित हैं, ठीक? और भारत में अगर हम देखें तो गुप्त काल के बाद विशेषकर 4th सेंचुरी एडी के बाद आपको बड़े पैमाने पर तमाम सारे भारतीय धर्मों के लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते दिख जाएँगे। बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथों की किताबें लिखी मिलेंगी, जैनों में मिलेंगी और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों की भी किताबें तो ख़ैर ऑब्वियसली संस्कृत में ही लिखी गई हैं। अब तक इनकी लिपि भी विकसित हो जाती है, ठीक? और उस लिपि में भी मिलती हैं, हालाँकि दावा ये भी है कि संस्कृत भाषा जो है वो अन्य लिपियों में भी उपलब्ध रही है, ठीक? अब ये तो इसकी हिस्टोरिसिटी है, पर एक मृत भाषा है। अगर आज की स्थिति में आप देखें तो ये डेड लैंग्वेज है। इस भाषा का उपयोग क्या है? धर्म ग्रंथों को जानना, समझना, उन्हें खोजना, वो तो ख़ैर इस एक स्पेसिफ़िक काम है, सब लोग तो उसे करते नहीं। आम जन बोलचाल की भाषा कभी नहीं रही, ठीक? संस्कृत भाषा के भारतीय दावे में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ऐसी कोई भाषा जो भारत में उत्पन्न होती, तो वो कभी आम जन बोलचाल की भाषा ज़रूर रही होती, पर संस्कृत किसी भी दौर में भारत के लोगों में बड़े पैमाने पे प्रचलित नहीं थी। ये हमेशा एक क्लासिकल लैंग्वेज रही और जो समाज का पढ़ा-लिखा परिष्कृत वर्ग रहा, वही इस्तेमाल करता रहा इतिहास के विभिन्न दौरों में। आम जनता की बोलचाल की भाषा में हमें कभी भी कोई इतिहास का दौर नहीं दिखता, जब आम जनता की ये भाषा रही हो और इस बात को लेके पर्याप्त सहमति भी है, ठीक? अब ये जो मृत भाषा है जिसमें धर्म ग्रंथ मौजूद हैं विशेष रूप से, इसको लेके एक बड़े सारे क्वेश्चन हैं, पर उस विवाद से पहले भी एक विवाद इस समय देश में चल रहा है कि जो बीजेपी सरकार की नई इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 3 भाषाओं को पढ़ाने की बात की गई। हालाँकि पुरानी सरकारों की भी एजुकेशन पॉलिसी में ट्राई लैंग्वेज फ़ॉर्मूला ही चलाने की बात हो रही थी, जिसमें दावा ये था कि एक स्थानीय भाषा होगी और एक हिंदी होगी और एक अंग्रेजी होगी। 3 भाषाओं की बात यहाँ पे की गई और इसको लेके उत्तर बनाम दक्षिण का एक बड़ा विवाद रहा। उस विवाद में हमें पता है कि भाई दक्षिण भारत के राज्य जो हैं हिंदी के प्रभुत्व को लेकर असहमत हैं, हालाँकि संस्कृत के भी प्रभुत्व को लेकर वो असहमति हैं, ठीक? विशेषकर तमिलनाडु में इस बात का बड़ा विरोध है क्योंकि जो वहाँ पे पेरियार जी थे, उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को ही इस तरह से चलाया था कि दक्षिण द्रविडियन संस्कृति पर आर्य संस्कृति के दावे के रूप में वो संस्कृत और हिंदी भाषाओं को लिया करते थे और फिर विरोध भी इसी बात का रहा। तो दक्षिण भारत में हिंदी को चलाए जाने को लेके एक बड़ा आंदोलन चला और फिर उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंत में दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु को इस बात की छूट दी गई कि वो 2 ही भाषा पे रहे और 3 भाषा की अनिवार्यता अर्थात हिंदी को लेके अनिवार्यता की उसे छूट दे दी गई, ठीक? इस आंदोलन में काफ़ी लोगों ने जान भी दी, ये सब कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 1963 के बाद देखिए जो है वो क्या बोलते हैं ये आंदोलन जो चले हुए थे उसके परिणाम स्वरूप 1968 में फिर अन्नादुरई के समय फाइनली 2 भाषा का फ़ॉर्मूला वहाँ पे चलने लगा, ठीक? अब फिर से विवाद है। तो दक्षिण भारत में इस बात को लेके दबाव को लेके विवाद है कि उन्हें हिंदी क्यों थोपी जा रही है, ठीक? पर इस सबसे बढ़कर भी एक बड़ा विवाद है, वो है संस्कृत भाषा का, ठीक? संस्कृत आज की डेट में एक मृत भाषा है। इस भाषा का कोई व्यापक उपयोग नहीं दिखाई देता है। धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया जाए तो कोई इतिहास और विरासत की खोज छोड़ दी जाए तो आखिर इस भाषा का आम जन बोलचाल के जीवन में कोई उपयोग नहीं है। व्यवसाय वाणिज्य में इसका कोई बड़ा उपयोग नहीं है, एक फिर ये भाषा क्यों पढ़ाई जा रही है, बच्चों को स्कूलों में क्यों पढ़ाई जा रही है, ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। आखिर इससे लाभ क्या होगा? इतनी मेहनत करवा के आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? बताया जाता है मदरसों में भी उत्तर प्रदेश में विशेषकर संस्कृत पढ़ाई जाएगी, इस तरह के दावे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक? और मूल प्रश्न वही खड़ा है कि ये जो देव भाषा है, जिस भाषा को इतिहास के किसी भी दौर में समाज के ज्यादातर वर्गों को नहीं पढ़ाया गया, ब्राह्मणों ने इस पे कब्जे रखे, शूद्रों को तो सुनने तक पे
तमाम सारे दंडों के विधान इनके धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। आखिर अब ये आजादी के बाद इस देव भाषा को इस देश के तमाम सारे स्कूलों में सभी बच्चों को क्यों पढ़वाना चाहते हैं? मतलब इस देश का 5000 साल का इतिहास मौजूद है, उसमें कभी वो दौर नहीं रहा जब इस भाषा को सभी को उपलब्ध कराया गया हो। ठीक, ये कभी आम जन बोलचाल की भाषा भी नहीं थी। ब्राह्मणों ने इस पे कब्जे रखे और उन्होंने कभी इस भाषा को दूसरों को सबलेट भी नहीं किया। इनफैक्ट इसके पढ़ाने पे इतने कठोर दंड भी थे, विशेषकर शूद्रों को। अब क्या बदल गया? अब क्यों सरकार सभी को ये देव भाषा पढ़ाना चाह रही है? ठीक, क्या कारण है? बदलाव क्या है? ये गंभीर क्वेश्चन खड़ा हुआ है, और विशेषकर तब जब इस भाषा की उपयोगिता, प्रासंगिकता अब धर्म ग्रंथों तक ही सीमित रह गई है, इतिहास की खोज तक सीमित रह गई है। फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? और भारत में देखिए 2 बड़े राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यहाँ की आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में ये भाषा दर्ज है। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर देखिए बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमाम सारे और राज्य भी हैं उत्तर भारत के। इतने सारे राज्यों में स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। ठीक, और इस पे भी देखिए हास्यता ये है कि 2011 की जनगणना ये बताती है कि मात्र 24,821 लोग थे जो इस भाषा को मातृभाषा के रूप में बोल सकते थे, उनके अंदर क्षमताएं थी, जो कि कुल जनसंख्या का 0.02% ही बनता है। मतलब 1 अरब से ज्यादा की जनसंख्या में 2011 में भी मात्र 24,821 लोग बोल सकते थे इस भाषा को मातृभाषा के रूप में। आज हम 2025 में हैं, ज्यादा से ज्यादा 30,000 40,000 लोग बोल पाते होंगे। ठीक, हालांकि मेरे हिसाब से तो ये आंकड़ा कम हो गया होगा, फिर भी हम कैपिटलाइज कर लें। ठीक, तो एक ऐसी भाषा जहां लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश में 30-40 हजार लोग जिस भाषा को मात्र बोलते हों, उस भाषा को इतना महत्व क्यों? 2 राज्यों की राज्य भाषा बना के रखी हुई है। देश के उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में ये भाषा पढ़ाई जा रही है। उसके बावजूद भी मात्र 24,821 लोग ही 2011 तक बोल पा रहे थे। ठीक, तो मतलब ये क्या चल क्या रहा है? क्यों ये भाषा थोपी जा रही है बच्चों के ऊपर? और इतने प्रयासों के बावजूद भी इस भाषा का विकास कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं और फिर इसका उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ठीक, तो ये भाषा को लेके आखिर ये कैसी जिद है और क्यों पढ़नी चाहिए ये भाषा? इस तरह के गंभीर प्रश्न हमारे सामने उठकर खड़े हो जाते हैं। ठीक, और ये प्रश्न सिर्फ हम नहीं करते। रेडिट पर एक बड़ा विवाद इस समय चला, अभी की बात है, कि एक मरा हुआ घोड़ा, एक यानी संस्कृत भाषा आखिर बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है, इस तरह के प्रश्न वहां पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने डाले। और तब ये 1 मार्च 2024-25 की बात हो रही है, तब ये प्रश्न उठने लगे कि भाई आखिर क्या है? तो भाई देखिए वहां प्रश्न पूछे गए कि बच्चों को एक मृत भाषा क्यों थोपी जा रही। रेडिट यूजर ने स्कूल में अभी भी पढ़ाई जा रही संस्कृत पर बहस छिड़ गई। आखिर स्कूल में अब भी संस्कृत भाषा क्यों पढ़ाई जा रही है? शीर्षक वाली पोस्ट में यूजर ने तर्क दिया कि संस्कृत जो अब दैनिक जीवन में नहीं बोली जाती है, छात्रों के लिए एक अनावश्यक बोझ है। ऑब्वियस बात है कि भाई हम आज के दौर में बच्चों से 3-3 भाषाएं पढ़वा क्यों रहे? मतलब अच्छा होगा हम कंप्यूटर साइंस की कोई कोडिंग की भाषा सिखा दें उन्हें, ऐप डिजाइनिंग सिखाएं, कुछ यूटिलिटेरियन कुछ ऐसा सिखाएं जिससे भविष्य में उन्हें फायदे हों। ठीक, एआई सिखाएं, कंप्यूटर रोबोटिक्स सिखाएं। ये संस्कृत वन से सीख के बच्चे क्या करेंगे? और ऑलरेडी वो इंग्लिश सीखते हैं, ऑलरेडी वो एक और लोकल लैंग्वेज हिंदी सीखते हैं। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ संस्कृत? इसकी उपयोगिता क्यों है? क्यों ये अतिरिक्त बोझ के रूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और इससे हासिल क्या होगा? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो यहाँ पर रेडिट पर उपयोगकर्ता ये पूछते हैं कि स्कूल में संस्कृत पढ़ाए जाने पर रेडिट उपयोगकर्ता ने निराशा ने ऑनलाइन गर्मा गर्म बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें कई लोग आधुनिक शिक्षा में इस भाषा की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर स्कूलों में संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही? शीर्षक वाली पोस्ट में यूजर ने तर्क दिया है कि संस्कृत जो अब दैनिक जीवन में नहीं बोली जाती है, छात्रों के लिए एक अनावश्यक बोझ है। अब कोई भी संस्कृत नहीं बोलता, मूल रूप से इस समय विलुप्त हो चुकी भाषा है। ठीक है, आगे देखिए,
फिर वहां पे बात की गई है कि जब शिक्षक खुद ही संस्कृत नहीं बोल पाते हैं तो घंटों घंटों संस्कृत पर बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे बोल भी पाते हैं तो क्या होता, इसका उद्देश्य क्या है? अब ये भी बड़ा प्रश्न है कि स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो भी कोई धारा प्रवाह संस्कृत बोलना नहीं जानते। वो भी बड़े काम चलाऊ तरीके से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बच्चों को भी रटवा दिया जाता है, वो भी संस्कृत रट ही रहे। तो अब ऐसे में ये भाषा जो कि न पढ़ाने वाला बोल सकता है सही से, न समझने वाला बोल सकता है, बच्चे भी रट ही रहे हैं। आखिर ये समय बर्बादी बच्चों की क्यों की जा रही है? उस भाषा को पढ़ाने का उद्देश्य क्या दिखाई देता है? आगे देखिए, यूजर ने संस्कृत पढ़ाने के तरीके की भी आलोचना की। कहा कि वास्तव में सीखने की बजाय रटने की प्रक्रिया है। संस्कृत तो भाषा ही रटने वाली भाषा है। कभी यह भाषा समझा के किसी को नहीं पढ़ाई गई, और ब्राह्मणों ने तो खुद रटने वाली व्यवस्था से ही अपने धर्म ग्रंथ याद रखे, भाषा ही रट के वहां तक आई हुई है। तो इसमें समझने का तो कोई उद्देश्य कभी था भी नहीं, और स्कूलों में भी बस रटने की बात हो रही है। आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा कि मैंने 5 सालों तक संस्कृत सीखी, लेकिन मुझे संस्कृत का एक भी शब्द याद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकांश छात्र परीक्षा पास करने के बाद जो पढ़ा था उसे भूल जाते हैं। ठीक, अब उपयोगी नहीं होगा तो भूल ही जाएंगे ना। आगे देखिए, पोस्ट की प्रतिक्रियाएं तेज और विभाजित थीं। कुछ लोगों ने तर्क का समर्थन किया, जबकि अन्य लोग पाठ्यक्रम में संस्कृत के शामिल के बचाव करते रहे। एक उपयोगकर्ता ने बताया कि स्कूली शिक्षा बोर्ड नहीं है, अक्सर भाषाएं अनिवार्य बनती हैं। संस्कृत का अनिवार्य होना उत्तर भारत की बात है। आगे देखिए, ये आगे लिखते हैं कि भाई पैसे और संसाधन खर्च कर देखिए, संस्कृत के शिक्षक फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं की तुलना में सस्ते और किराए पर लेना आसान है। इस तरह से कुछ कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। और प्रश्न ये भी है कि भाई ये भाषा आखिर पढ़ाई क्यों जा रही है? आगे देखिए, एक अन्य टिप्पणी कारण है, वो क्या अधिक लिखते हैं कि छात्र इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें से 100 में से 100 अंक मिल जाते हैं। ये सब तो बकवास बातें हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक यूजर ने तर्क दिया कि अगर आप इतिहास, भाषाविद, धर्मशास्त्र आदि हैं, तो आपको संस्कृत का अध्ययन करने की जरूरत है। एक और कहते हैं कि मूल पोस्ट इस बात से सहमत नहीं है। और आगे देखिए, इस लगभग मृत भाषा को उन बच्चों पर क्यों थोपा जाए जो पहले से ही काफी तनाव में है, और इस तरह संस्कृत पढ़ाना भाषा को पुनर्जीवित करना नहीं कहलाए, नहीं रख करेंगे। ठीक, आगे वो लिखते हैं कि व्यक्तिगत अपमान और घृणा के जो उन्होंने जिसने पोस्ट किया था, जिन्होंने बहस छेड़ी थी, अब उनके ऊपर देखिए हमले होने शुरू हो गए हैं। और उनके ऊपर ये तो आज का माहौल है कि अगर आप कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन करें तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, धर्मघाती हो जाते हैं। और फिर इनके साथ भी ये हुआ, इनके ऊपर अपमान, घृणा, व्यक्तिगत हमले होने लग गए। और ट्विटर और फेसबुक पे आप जानते, रेडिट के वो जो धर्मांध हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो उन पे कुत्तों की तरह, झुंड की तरह उन पे हमला करने लगे और उनकी आलोचना करने लगे। लेकिन मूल जो प्रश्न था वो तो वहीं का वहीं है कि आखिर बच्चों को जबरदस्ती ये मृत भाषा पढ़ाई क्यों जा रही है। और ये प्रश्न जो है भाषा पढ़ाने का आज का नहीं है। हम थोड़े पीछे जाते हैं, 2014 में जाते हैं, जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, तब भी ये प्रश्न विवाद का विषय बन चुका है। उन्होंने ये कोशिश की थी कि स्कूलों, कॉलेजों में, देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मनी की जगह संस्कृत को शामिल करने का फैसला किया था। एक तब ये प्रश्न हुआ था कि लोग संस्कृत पढ़कर आखिर करेंगे क्या? जर्मन पढ़कर तो चलिए ठीक है, विदेशों में नौकरी करने के फायदे हो जाएंगे, संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे? मतलब क्या फायदा है इस भाषा का? सरकार तो खुद संस्कृत स्कूलों को बंद करती जा रही है, नौकरियां कुछ है नहीं, ठीक, बच्चों की पढ़ने में इसमें रुचि नहीं है। व्हाट इज द फ्यूचर? ठीक, सबसे पहले संस्कृत और अन्य भाषाओं की तेजी से सीखने में देखिए तो डीएनए जो था वो बड़ा विश्लेषण करके दावा करता है कि संस्कृत के फायदे क्या। ठीक, बताया जाता है कि संस्कृत भाषा जो है अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करती है। मतलब अब देखिए, लॉजिक देखिए, संस्कृत भाषा के फायदे भी गिनाए गए हैं। अन्य भाषाओं को सीखने में मदद करती है। मतलब आपको दूसरी भाषा सीखनी है तो पहले संस्कृत सीखिए। लॉजिक देखिए जरा। ठीक, उसके बाद संस्कृत पर देखिए दृढ़ पकड़ से कई भाषाओं के शब्द और विचार को समझने में
सुधार होता है। मतलब आपको अगर भाषा और अन्य भाषाओं को पढ़ने और सुधार करना है तो संस्कृत सीख लो, अब इतनी मेहनत दूसरी पे ही कर लेंगे। आगे देखिए, फिर आगे उन्होंने तर्क दिया है कि अत्यधिक कुशल और व्यवस्थित और कुशल व्याकरण नियमों से बनी हुई है। संस्कृत की केस द्वैत बहुवचन अन्य विशेषताओं का उपयोग छात्रों की भाषा उपयोगिता को अधिक सटीक बनाने में किया जा सकता है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बताते हैं कि देखिए स्थूल प्रतियोगिता के परिणाम देखिए परमार्थिक उपयोगिता को और बढ़ते हुए संस्कृत सीखने के प्राचीन भारतीय संस्कृत के द्वारा खुलते हैं। वही है, पुरानी भारतीय दर्शन वगैरह पढ़ने में इसकी मदद मिल जाएगी। ये सब दावे किए जा रहे हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ने में मदद मिल जाएगी। एक बड़ा आश्चर्यजनक दावा भी करते हैं इसमें कि संस्कृत साहित्य कई रंगों का है और ये सब धार्मिक नहीं है। इस भाषा में धर्मनिरपेक्ष कार्य के साथ साथ कामुक लेखन भी है। तो दर्शकों, संस्कृत भाषा में कामुक लेखन भी है, इसलिए बच्चों को संस्कृत सीखनी चाहिए, ऐसा ये डीएनए वाले दावे कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं जो लोकप्रिय होने पर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बताएं मतलब लॉजिक भी देखिए। संस्कृत सीखने का एक लॉजिक ये है कि इसमें काफी कामुक लेखन है, जैसे तमाम सारे धर्म ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए हैं, कामुक लेखन भी किया गया है और कामसूत्र वगैरह तमाम सारे और भी हैं। तो ये काफी लोकप्रिय हो सकते हैं। मतलब इसके लिए बच्चों को संस्कृत सिखाई जाए, लॉजिक तो देखिए इनका हद है। ठीक, महाभारत, कालिदास के नाट्य वगैरह ये सब भी पढ़ पाएंगे। मतलब कंप्यूटर की दुनिया में क्या करोगे, सब तो ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, फिर आगे लॉजिक ये है कि देखिए विखंडित देश में संस्कृत कुछ चीजों में से एक है जो वास्तव में अधिकांश लोगों को लिए समान है। ये देख लीजिए, मतलब संस्कृत ने कब देश की एकता बनाई है पता नहीं, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं डीएनए वाले। पर चलिए, इनके दावे हैं, तमाम किस्म के दावे दिखाई देते हैं। ठीक, आगे फिर अंत में ये भी कह देते हैं अगर संस्कृत बेकार भी है तो क्या हुआ, भारत में कितने अखबार संपादक स्कूल में सीखे गए कैलकुलस का इस्तेमाल अपनी नौकरियों में करते हैं, क्या कोई अकाउंटेंट इस बात की परवाह करता है। तो कुल मिलाकर लॉजिकल बातें करते हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो संस्कृत की वकालत कर रहे हैं उनके खुद के बच्चे शायद कभी संस्कृत बोलते भी नहीं होंगे, इन्हें खुद भी बोलना नहीं आता, ये खुद हिंदी में लिख रहे हैं और शायद ये संस्कृत में लिख भी ना पाए। ठीक, यही वजह है कि संस्कृत की पढ़ाने की वकालत वो मीडिया के लोग करते हैं जिन्हें खुद ही संस्कृत नहीं आती। जागरण में छपता है इसी मुद्दे को लेके क्यों पढ़ाई जाए संस्कृत, इसको लेके बड़ा सारा एक लेख छपता है, उसमें तमाम सारे दावे वगैरह किए जाते हैं अपनी अस्मिता बनाने के लिए, अकूत ज्ञान और फलाना ढिकाना बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ठीक, इन सब के लिए संस्कृत पढ़नी चाहिए। और जो ये दावा कर रहे हैं शायद ये मिश्रा जी हैं, इन्हें खुद भी क्या ही संस्कृत आती होगी, पर ये ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय के लिए कुलपति हैं, संस्कृत पढ़ाए जाने का दावा करते हैं और इनके बच्चे पढ़ते या नहीं पढ़ते वो भी गजब। ठीक है, फिर संस्कृत हैज नेवर बीन अ डेड लैंग्वेज, प्रथमेश यलनी ये दावे कर रहे हैं भाई ये मृत भाषा नहीं है। इस तरह के दावे टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्लॉग में किए गए हैं। ठीक है, संस्कृत कभी मृत भाषा नहीं रही। अरे भैया, मृत भाषा ही है। ठीक है, उसके बाद कांची मठ के संत हैं, वो कहते हैं संस्कृत कभी भी आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, ये भी इसमें छपा हुआ था। सबसे रोचक संस्कृत के पढ़ने को लेके दावे जो हैं वो हमें मिलते हैं वर्ल्ड योगा इंस्टीट्यूट की साइट पर, और इसमें जो है बड़ा अच्छा एक आर्टिकल था जिसमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए इसको लेके आपको बड़े गजब के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, जीवित जगत में एक मृत भाषा संस्कृत। अब देखिए इसमें जो ये निधि अरोड़ा जी हैं, ये संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए इसके कई वैज्ञानिक लाभ आपको बताती दिखती हैं। देखिए आपको मजा ही आ जाएगा ये सब पढ़ते हुए। निधि अरोड़ा जी के साथ समस्या ये है कि इन्होंने खुद ने बचपन में कुछ दिन ही संस्कृत पढ़ी है, उसके बाद पढ़ी नहीं है, लेकिन ये दूसरों को संस्कृत पढ़ने की सलाह देती हैं, उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी बता रही हैं। ये भी बड़ा अजीब है। तो देखिए लिखती हैं कि दूसरों लोकप्रियता का विचार करते हुए मुझे स्कूल में संस्कृत सीखने की याद आ जाती है। मैंने मिडिल स्कूल के बाद इसे सीखना जारी नहीं रखा क्योंकि ये अनिवार्य विषय नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने खुद तो संस्कृत सीखी नहीं है, ना इन्हें बोलना आती है, लेकिन अब ये संस्कृत के दावे करती हैं। क्यों बाकियों को पढ़ना चाहिए, इसमें बताती हैं कि भाई इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत में जर्मन विद्वान शोधकर्ता
जो हैं 19वीं शताब्दी के हैं, जर्मन विश्वविद्यालय के हैं। तो उन्होंने कई सारे शोधकर्ताओं के नाम दिए। मजेदार बात है कि ये इंडोलॉजिस्ट ज्यादातर विदेशी हैं और इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। देखिए कईयों के नाम दे रही हैं, जेन का नाम दे रही हैं, बॉन का नाम दे रही हैं, उसके बाद क्रिश्चियन लॉसेन का नाम दे रही हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रांक बोरवेल्डल के नाम दे रही हैं। उसके बाद देखिए और भी इनके नाम है कुछ, श्लेषगल बंधुओं का नाम दे रही हैं, जर्मन है। उसके बाद मैक्स वूलर का नाम दे रही हैं। दर्शकों, एक ऐसी भाषा जिसके विशेषज्ञ विदेशी हैं और उससे भारतीयों को सीखना चाहिए। ऑटो वॉन बोथलिंग का नाम इन्होंने दिया हुआ है, पढ़नी को लेके कुछ उनके शोध हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग के एक मिनट रुकिए, ये हाँ, ये रुडोल्फ रोथ का नाम दिया हुआ है, ये भी संस्कृत के प्रोफेसर हैं। अजीब है, मतलब ये एक भाषा जिससे भारत में पढ़ने वाले 50,000 लोग भी नहीं है, विदेशों में उसके विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि इस भाषा को क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक। ये गजब की स्थिति है। और भी इन्होंने नाम दिए हुए हैं, तमाम सारे नाम इन्होंने विदेशी इंडोलॉजिस्ट के नाम दे दिए और इनके नाम पर ये बताना चाह रही हैं मैडम कि भारत में क्यों लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, ठीक। इसमें इतने नाम मैंने गिना, एक भी इंडियन इंडोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक, सब विदेशी हैं उनके दावे। उसके बाद वो थोड़ी सी साइंस की तरफ मुड़ जाती हैं, फिर कहती हैं कि मनोचिकित्सा में संस्कृत की भूमिका। आप देखिए मनोचिकित्सा में भी संस्कृत की भूमिका है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको मानसिक लाभ हो सकते हैं। क्या लाभ है देखिए, तो ये दावा करती हैं कि तंत्रिका विज्ञान से पता चलता है कि न्यूरोलॉजी से पता चलता है कि कठोर याद रखने करने में मस्तिष्क को कितनी मदद मिल सकती है। संस्कृत ग्रंथों का जाप पढ़ना अवसाद, भूलने की बीमारी, एडीएचडी आदि से पीड़ित रोगियों की मदद कर सकता है। देख लीजिए दर्शक, न्यूरोलॉजी भी आ गई, ठीक है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो एडीएचडी से लाभ मिल जाएगा आपको, ठीक है। देख लीजिए, जेम्स हॉटजेल एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 21 पेशेवर रूप से योग संस्कृत पंडितों का अध्ययन किया। मतलब विदेशों में बैठे, आप पूरा गेम देखिए, विदेशों में बैठे न्यूरोलॉजिस्ट पंडों का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब वो पंडे जो खा खा के पेट बढ़ा के सड़कों पे पड़े रहते हैं, मंदिरों में चौड़े होते रहते हैं, जिनकी सुबह शाम गैसें नहीं निकलती बाहर क्योंकि इतना खा जाते हैं वो हराम का पुड़ी और आलू की सब्जी। अभी ऐसे पंडों का इन्होंने अध्ययन किया हुआ, देख लीजिए। ये बड़े ज्ञानी लोग होते हैं पंडित, इनकी सारी बीमारियां ठीक होती है, ठीक। देख लीजिए, एडीएचडी बीमारी नहीं होती होगी इन पंडों को, ये तो बहुत संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं जेम्स हॉटजेल, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है। इन्होंने 21 पेशेवर रूप से योग संस्कृत पंडितों का अध्ययन किया और देखिए इन्हें संस्कृत प्रभाव शब्द गढ़ा। उन्होंने पाया कि वैदिक मंत्रों को याद करने से संज्ञानात्मक कार्य से जुड़े हुए मस्तिष्क क्षेत्र का आकार बढ़ता है। अरे मर गई, बहुत खतरनाक किस्म की बात बता रही है, ठीक है। दर्शकों फिर से मैं पढ़ देता हूं, आप दावा देखिए कितना खतरनाक किस्म का दावा है कि संस्कृत प्रभाव शब्द देखिए, पंडितों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि वैदिक मंत्रों को याद करने से संज्ञानात्मक कार्य से जुड़े, कॉग्निटिव जो हमारी क्षमताएं हैं, जुड़े हुए मस्तिष्क क्षेत्र का आकार बढ़ जाता है। मस्तिष्क क्षेत्र का ही आकार बढ़ रहा है, ठीक, हद हो गई तो, ठीक, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति शामिल है। ओहो, ये खोज भारतीय परंपरा की मान्यता की पुष्टि करती है जो मानती है कि मंत्रों को याद करने और सुनने से स्मृति और सोच बढ़ती है। अरे मर गए। तो देख लीजिए, अब ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अगर आप संस्कृत के वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी और सोच का दायरा बढ़ जाएगा। मतलब ये वही पंडे पुजारी हैं जिनका सोच का दायरा बड़ा है और जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई टांगों से पैदा हुआ, कोई हाथों से पैदा हुआ, ठीक। ये वही लोग हैं जो लिंग की पूजा करवाते हैं। इनकी सोच के दायरे वैदिक मंत्र पढ़ पढ़कर कितने बड़े हो गए देखिए, और इन पर ये विदेशों में अध्ययन हो रहे हैं, ठीक। तो देखिए वैदिक मंत्रों से इतने लाभ होते हैं, ये दावा इनका है और बड़ा गजब का दावा है, ठीक। तो अब मेमोरी बढ़ सकती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ सकती हैं, दिमाग का आकार ही बढ़ा दिया उन्होंने, तो हद ही कर दी।
ठीक है, ये भी बड़ा अजीब किस्म का दावा है। आगे देखिए, फिर इसमें बताया जाता है, देखिए कि स्पेन के बास्क सेंटर ऑन कॉग्निशन ब्रेन एंड लैंग्वेज में संस्कृत के अनुयायी और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता डॉक्टर हॉर्टजेल ने संस्कृत का अध्ययन और अनुवाद करने में, हाँ, कई साल बिताए। अरे मर गए, खतरनाक किस्म के। स्पेन में बैठा आदमी संस्कृत का अनुवाद करने में कई साल बिता रहा है, बड़ा फुर्सतिया दिख रहा है मुझे, मतलब वहां भी ये फुर्सत में बैठा है। और देखिए आगे लिखा है, और मस्तिष्क पर इसके प्रभाव से मोहित हो गए। अरे मर गए। देखिए दर्शकों, ये देखिए क्या गजब स्थिति है। फिर से पढ़ देता हूँ। स्पेन का ये जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर हॉर्टजेल, इसने संस्कृत के अध्ययन करने में, अनुवाद करने में कई साल बिता लिए और ये संस्कृत पे मोहित हो गया। ठीक, बड़े फुर्सतिया बैठे हैं स्पेन में। भारत के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में संरचनात्मक चुंबकीय अनुनादन इमेजिंग यानी एमआरआई का उपयोग करते हुए उन्होंने 2018 में 21 संस्कृत पंडितों और 21 नियंत्रक विषयों के मस्तिष्कों का स्कैन किया। जब फिर से कुछ 21 का मेरे ख्याल से दर्शकों शुभ मुहूर्त होगा, तो 21 पंडितों के अध्ययन हो रहे हैं इनके भी। ठीक, आगे देखिए, फिर एमआरआई करके इन्होंने क्या पता करा है। देखिए संस्कृत पढ़ने वालों के दिमाग की एमआरआई से क्या निकलता है, देखिए। ठीक है, आप और हमने तो पढ़ी नहीं, ना हमारे पूर्वजों ने पढ़ी, इनके क्या निकलते। उन्होंने बताया कि विद्वानों के दाहिने हिपोकैम्पस एक ऐसा क्षेत्र जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ध्वनि, स्थानिक और दृश्य जैसे पैटर्न के लिए विशेष है, में नियंत्रण विषयों के मस्तिष्क की तुलना में अधिक ग्रे मैटर था। अरे मर। तो दर्शकों, कुल मिलाकर यह समझ में आया कि जो संस्कृत वेद पाठ करते हैं 21 पंडे, इनके अंदर ग्रे मैटर ज्यादा था। ठीक है, हिपोकैम्पस में इनके ग्रे मैटर ज्यादा था। ठीक, और आगे देखिए, भाषण, प्रोसोडी और आवाज की पहचान से जुड़े दाएं टेम्पोरल कॉर्टेक्स भी काफी मोटा था। ओहो हो। तो जो संस्कृत का वेद पाठ करने वाले पंडित थे 21, जो पूड़ी और आलू की सब्जी दबा दबा के खाते हैं, ठीक है, और पेट बड़ा रहता है जिनका, इनके दिमाग में हिपोकैम्पस में ग्रे मैटर ज्यादा मिला। उसके बाद भाषण, पोसिडी और आवाज की पहचान से जुड़ा हुआ जो दायां टेम्पोरल कॉर्टेक्स है वो भी बहुत मोटा मिला। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मतलब ये ग्रे मैटर और क्या बोलते हैं टेम्पोरल कॉर्टेक्स इनका मोटा मिला था। एमआरआई करके इस पता चला, 21 पंडों की एमआरआई से ये सब इन्हें ज्ञान पता चल गया। आगे देखिए, फिर ये कहती हैं कि भाई प्रसिद्ध क्रिया योग शिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार, क्रिया योग शिक्षक हैं ये डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था कि संस्कृत भाषा में 49 अक्षर हैं, जिनमें से आ पहला अक्षर है जो स्वर है और नकारात्मक है। ये 49 अक्षर शरीर के भीतर 49 वायु बिंदुओं के प्रतीक हैं। देखिए, प्राण वायु 49 भागों में विभाजित होकर शरीर के भीतर कार्य करती है। इस प्रकार सभी प्राणियों को जीवित रखती है। संस्कृत शब्द का अर्थ है अर्थ वह जो मानव जीवन में शुद्ध या शुद्धता है, या फिर वह जो बुरे से अच्छाई की ओर ले जाता है। मतलब क्या लॉजिक है डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी। ये 49 का जो गुणा भाग इन्होंने लगाया, इस सब बात का मतलब लॉजिक क्या है, समझ से परे है। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए फिर जर्मनी की तरफ चलते हैं हम। दर्शकों देखिए, सारे शोध जो संस्कृत पे चल रहे हैं ना, स्पेन में, जर्मनी में, अमेरिका में और इंग्लैंड में, ये जो देश है ना, ये फुर्सत में बैठे, ये सारा काम अपना संस्कृत के शोध पर करते हैं। ठीक है, बस ये भारत में ही लोग कोई रिसर्च नहीं करता, यही तो परेशानी है। नहीं तो इतनी महान भाषा थी, अब तक सबके दिमाग के साइज और ग्रे मैटर बढ़ गए होते पूरे भारत में, और उनका टेम्पोरल कॉर्टेक्स भी बढ़ गया होता। जो जो बढ़ाना है वो बढ़ जाता। ठीक, लेकिन भारत में कोई समझता ही नहीं है इस बात को। विदेशी लोग समझ रहे हैं, इतने रिसर्च कर रहे हैं, 21 पंडों को बिठा के एमआरआई करके उनके शरीर के तमाम कौन से भाग बढ़े वो सब जांच रहे हैं। आगे देखिए, जर्मनी के हेडबर्गर विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन कर रही
मेडिकल छात्रा फ्रांसिस्को लूनारी कहती हैं, मुझे मनोविश्लेषण में रुचि है और मुझे ये जानना है कि ग्रंथों, संस्कृतियों और समाजों के माध्यम से मानव विचार कैसे उत्पन्न हुए। मैं गिरिंद्र शेख बोस के मौलिक कार्यों को समझने के लिए बांग्ला भी सीखूंगी, जो प्राच्य मनोचिकित्सा के अग्रणी थे, जिनका शायद ही कभी अध्ययन किया गया हो। अच्छा, ये गिरिंद्र शेख बोस भी है, देख लो, जो शेख भी है, शेखर बोस, गिरिंद्र शेखर बोस, ठीक। देखिए आगे वो कह रही हैं कि यहाँ तक कि भारत में भी संस्कृत सीखना पहला कदम है। उन्होंने कहा, ये देखिए, मतलब ये भी संस्कृत सीखेंगी अभी हम। ये क्या बोलते हैं, हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी की है, ठीक। चलो, अच्छी बात। आगे देख लीजिए फिर, अटलांटा अमेरिका में, अमेरिका भी जा रहे हैं दर्शकों, अब देखिए, अटलांटा अमेरिका में प्रौद्योगिकी विपणन पेशेवर मित्र भुवना ने इस बात को यह कहते हुए समाप्त किया कि प्रत्येक भारतीय के लिए कम से कम इस भाषा को सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान में अपने 10 वर्षीय छोटे बेटे के साथ संस्कृत भाषा का कोर्स कर रही हैं। देख लो, मतलब ये भुवना है, ये भी अमेरिका में है, अमेरिका जाके अपने बच्चे के साथ ये संस्कृत भाषा का कोर्स कर रही, ठीक। और आगे वो कहती हैं कि देखिए कोर्स कर रही हैं और सभी से यही करने का आग्रह कहती है। भुवना ने जोर देकर कहा है कि भाई संस्कृत सीखना हमारा कर्तव्य है, ये अनमोल है, इसे संयोजित रखना चाहिए तथा दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करना चाहिए, ठीक। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे संस्कृत आपको क्यों सीखना है, ठीक। अपने दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ाना, मतलब 21 पन्नों के MRI से पता चला, दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ जाएगा आपका, और वो 1-2 कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स हैं जो ध्वनि और भाषण के लिए हैं, वो मोटे हो जाएंगे, ठीक। इतना फायदा हो जाएगा आपको संस्कृत सीखने से, ठीक। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आए हो तो फिर आप थोड़ा इतिहास का अध्ययन करिए। हमारे देश के लोगों ने संस्कृत में इतने धर्म ग्रंथ रच डाले, इतनी ताम्र पत्र, फलाना ढिकाना, ताड़ पत्रों पे लिख मारा, ठीक, कि कई सारी क्या बोलते हैं सांस्कृतिक पांडुलिपियों की विरासत छोड़ के गए, ठीक। और उनका बौद्धिक स्तर कितना बड़ा था कि उन्हें बस इतना समझ में आया, भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का अति विकास किया संस्कृत के माध्यम से, ग्रे मैटर बढ़ाया, अपने क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स के साइज मोटे किए, ठीक। और ये सब करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्तियां बनाई, उन्होंने मंदिर बनाए, फिर उन्होंने मूर्तियां बनाई, फिर उन्होंने मंदिर बनाए, फिर मूर्ति बनाई, फिर मंदिर बनाए, और ऐसा वो पिछले 2,500-3 हजार साल से कर रहे हैं। इतना गजब ग्रे मैटर बढ़ाया है इन्होंने संस्कृत पढ़ पढ़ के, ठीक। देख लीजिए, और ये उपलब्धता थी, अगर चाहते तो अभी भी आप बढ़ा सकते हैं, अगर चाहें तो अपना ग्रे मैटर और अपने कॉर्टेक्स को मोटा करके आप फिर से मंदिर और मूर्तियों की खोज में लग सकते हैं। और उसके लिए बस आपको एक चीज की जरूरत है, संस्कृत का कोर्स कर लीजिए। जस्ट यू नीड वन मोर, एक और संस्कृत के कोर्स की जरूरत है, ठीक। फिर ये जो आर्टिकल है इसमें संस्कृत के कुछ रोचक तथ्य बताए जाते हैं। देखिए, उन रोचक तथ्यों में कुछ चीज आपको बता देता हूं, इसमें तो बाकी तो आपने सुने होंगे कि ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई। ओह, मतलब अभी साइंस पे बात चल रही थी, अब सीधे ब्रह्मा पे पहुंच गई, ठीक। फिर इसमें बताया जाता है कि अंग्रेजी में लव के लिए केवल एक शब्द है, संस्कृत में 69 शब्द है। ओह, क्या बात है, ठीक। तो दर्शकों, संस्कृत में लव के लिए 69 शब्द हैं, अंग्रेजी में केवल एक शब्द है। ये और एक उपलब्धि है आपको। संस्कृत 96 शब्द है, 96 शब्दों के लिए आपको संस्कृत सीख लेनी चाहिए, ठीक। आगे देखिए, वो ये भी बताती हैं कि हाँ, संस्कृत में नीचे आते हैं, कुछ अच्छी चीज देखते हैं, इसमें बहुत सारे दावे हैं, ठीक। हाँ, सबसे अधिक कंप्यूटर अनुकूल भाषा है संस्कृत। हाँ, ये मेरा प्रिय वाला है दर्शकों, दिस इज माय फेवरेट, ठीक। संस्कृत के सभी दावों में, मतलब संस्कृत पे बहुत सारे दावे किए गए, अलग अलग धर्म के लोग भी दावे करते हैं। संस्कृत के 100 खसम बन के खड़े हो गए आज की डेट में, कोई कहता है हमारी है, कोई कहता है तुम्हारी है, ठीक। लेकिन सबसे प्रिय फेवरेट वाला मेरा ये दावा है, संस्कृत कंप्यूटर के अनुकूल भाषा है। ये मुझे मतलब पर्सनली बहुत पसंद है। जब से 2020 से ये दावा किया गया है मोटे मोटे तौर पे, तब से मुझे बहुत पसंद है।
कंप्यूटर अनुकूल भाषा है संस्कृत है, ठीक। ये मेरे फेवरेट है। आगे ये लिखते हैं, इसमें बताया गया कि नासा संस्कृत एकमात्र स्पष्ट अच्छा, नासा ने कहा है कि संस्कृत एकमात्र स्पष्ट भाषा है। ओहो हो, ये मुझे पता नहीं था, ठीक। शायद आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी अस्पष्ट हैं, ये स्पष्ट भाषा है, क्लियर लैंग्वेज, ठीक। आगे फिर नासा ने दावा किया है कि नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका संस्कृत भाषा पर आधारित छठी और सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर बना रहा है। मुझे आज पता चला अमेरिका सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर बना रहा है, छठी पीढ़ी के भी कंप्यूटर बना रहा है, इकट्ठे दोनों बना रहा है। और उसके बाद सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए परियोजना का समय सीमा 2025 से 34 है। ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था, गजब। तो दर्शकों देखिए कितनी खतरनाक जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मतलब अंदर की बात है ये, अमेरिका छठी और सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर एक साथ बना रहा है और संस्कृत भाषा पर आधारित बना रहा है, ठीक। और 2025 से 34 के बीच में ये समय सीमा है, तो बस 25 आ ही गया। अब छठी और सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोग कंप्यूटर के कोर्स कर लीजिए, संस्कृत का कोर्स कर लीजिए। आने वाले जो कंप्यूटर रहेंगे ना, मतलब इंटेल के जो 13 14 तो आ ही गया, 15 16 17, ठीक है। ये तो शायद चिपसेट हो गए। फिर अमेरिका क्या कर रहा है? अब चिपसेट तो इंटेल बनाएगा, फिर अमेरिका कंप्यूटर कैसे बनाएगा, समझ से परे है, ठीक। खैर जो भी हो, आप संस्कृत सीख लीजिए, छठी सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अमेरिका बनाएगा और ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं 2025 से 34 की परियोजना है। अब ये कौन सी पीढ़ियां कहां से तय कर, ठीक। लेट्स सी, देखिए क्या होने वाला है। तो ये दावा इसमें किया गया है, जबरदस्त दावा है और दुनिया बदल जाएगी मुझे तो लगता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने ये, हाँ, यूएन ने भी, ये वही यूएन है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछवाड़े पे लात मार के बाहर कर दिया है, और हमारे मोदी जी ने भी अभी यूएन की प्रासंगिकता खत्म कर दी है। लेकिन फिर भी यूएन ने ये पुष्टि की है कि संस्कृत ने विश्व की 97% भाषाओं को प्रभावित किया है, ठीक। मतलब यूएन वाले इतनी फुर्सत में बैठे हुए हैं कि वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि संस्कृत कितनी भाषाओं को प्रभावित करती है, और ये दावा किया गया है, ठीक। तो इतना खतरनाक रिसर्च मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ऐसे खतरनाक रिसर्च और शोध पत्र आपको कम ही देखने को मिलेंगे, और आपको बड़ा ढूंढना पड़ेगा इस शोध पत्र के लिए। मैं फिर से आपको इस साइट बता देता हूं जहां आपको ये दुर्लभ शोध पत्र मिलते हैं। देखिए, बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की चीजों को ढूंढने के लिए, ठीक। ऐसा थोड़ी है। फिर से ले जाता हूं मैं आपको ऊपर की तरफ। देखिए, ये आप चाहें तो जाकर इस महान शोध पत्र का व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हैं। ये वर्ल्ड योगा इंस्टीट्यूट की साइट है, यहाँ चले जाइएगा और देखिए ये एक पंडा बैठा हुआ है, ये कंप्यूटर पर सब संस्कृत में कुछ कुछ कर रहा है, क्योंकि संस्कृत तो सबसे अच्छी कोडिंग की लैंग्वेज है, आपको पता ही है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल लिखने वाली मोहतरमा है, ये है निधि अरोड़ा, ठीक है। निधि अरोड़ा जी हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। ये और बात है कि इन्होंने खुद संस्कृत नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने इतनी गजब के रिसर्च संस्कृत के बारे में किए हुए हैं, और ये सारे रिसर्च इन्होंने हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए थे। और दुर्भाग्य से निधि अरोड़ा संस्कृत नहीं जानती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यहाँ संस्कृत बड़ी तेजी से फैल रही है। 21 पंडों को बैठा के उन पे एमआरआई और रिसर्च किए जा रहे हैं, ठीक। और उनके क्या बोलते हैं, तमाम सारे ग्रे मैटर और उनके कौन से टेम्पोरल कॉर्टेक्स कितने मोटे हो गए, ये सब निकाला जा रहा है, ठीक। अब ये अजीब स्थिति है। तो ये खतरनाक सा एक रिसर्च पेपर मैंने आपके सामने रखा, और मुझे लगता है पूरे बहुजन समाज को बताएं कि संस्कृत भाषा पढ़ने का उन्हें कितना लाभ हो सकता है, ठीक। और संस्कृत भाषा से अब तो कोई परहेज भी नहीं होगा, ठीक है। वो तो अपनी भाषा है, क्या परेशानी है, ठीक। जब बोली दिया अपनी भाषा है तो क्या समस्या है, अब तो कहीं समस्या बचेगी नहीं, ठीक। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रभात कॉम है, वो छापता है कि विश्वविद्यालय में संस्कृत को पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसमें तमाम सारे दावे किए गए हैं, और कुछ विदेशियों के दावे किए गए हैं कि इंग्लैंड में सेंट जेम्स
स्कूल के संस्थापक के तत्वाधान में कई विद्यालयों में चलते हुए आश्चर्य यह है कि एक वो चला था, 6 वर्ष तक संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से यहाँ पढ़ाई गई। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों गोरे लोग थे, और उन्होंने ये पूछने पर कि यहाँ संस्कृत क्यों पढ़ाई जाती है, वे कहते हैं, देख लीजिए इंग्लैंड में भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर आप ये सोचकर इंग्लैंड जाने के चक्कर में हैं कि वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, तो आप सॉरी, मतलब संस्कृति पढ़ाई जा रही है वहां पे भी। पूरा देश, दुनिया इसी तरफ आगे जा रही है। ठीक, तो उसमें उन्होंने कई फायदे बताए। इसमें एक तीसरा पॉइंट जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि संस्कृत साहित्य में मानवीय संरचना, आध्यात्मिकता, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक का एक व्यापक मानचित्र समाहित है। ओहो, ये बाकी सृष्टि के साथ हमारे संबंधों को समझने का एक नया तरीका प्रस्तुत करती है। ये खुशहाल जीवन के लिए उत्पादक नियमों को बताती है। ठीक है, तो ये संस्कृत पढ़ने के फायदे हैं। अब देखिए इंग्लैंड वाले लोग भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2009 से पढ़ रहे हैं, तो अब तो आप समझ ही सकते हैं क्या है। ठीक, ये देखिए, और ये श्रीशा देव पुजारी जी ने ये लिखा हुआ था संस्कृत भारती के ऊपर। उसके बाद जागरण है, ये यहाँ पे भी बड़ा संस्कृत की वकालत की गई थी। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत, ये सब बताया गया। तो अब 2022 से संस्कृत पर भी जोर होगा, नई शिक्षा नीति ये कहती दिखाई देती है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं। और अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, और आपको लगता है कि ये बेकार की भाषा है, तो मुझे लगता है आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा खराब काम कर रहे हैं। आप उनका ग्रे मैटर कम कर रहे हैं दिमाग का, और साथ में उनका जो कॉर्टेक्स है उसकी मोटाई भी बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, इतने लाभ हैं संस्कृत भाषा पढ़ने के, और देश में लोग फिजूली प्रश्न उठाते रहते हैं। हम जैसे रैशनल लोग फालतू में इस पे क्वेश्चन उठाते रहते हैं। ठीक, 21 पन्नों पे MRI स्कैनिंग करके इतने बड़े रिसर्च किए जा चुके हैं, और संस्कृत की महानता तो पहले ही स्थापित की जा चुकी है। ठीक, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद एक और बड़ा प्रश्न जो मेरा फेवरेट है, संस्कृत कंप्यूटर कोडिंग की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। तो मैंने पहले ही बता दिया, वो वाला मामला मेरा फेवरेट है, वो मुझे बहुत पसंद है वो वाला क्वेश्चन। वो और मैं आपके सामने रख देता हूं। बस ये कुछ विदेशी चैनल वैनल हैं, ये लोग कुछ अफवाहें उड़ाते रहते हैं इस चीज को लेके, वो मैं आपको बताता हूं कैसे ये झूठ उड़ाते रहते हैं। ठीक, चलिए दर्शकों, तो ये BBC की साइट है, और हम BBC की साइट पर आते हैं। और 2020 में ये जो बात थी काफी चर्चाओं में रही कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा क्या संस्कृत है। 2020 में ये चीज काफी चर्चाओं में थी, तब से ये बात मेरी फेवरेट है। और देखिए 2020 का ये आर्टिकल है, इसमें इस चीज पर सोच किया गया। और ये विदेशी लोग जो है ना, ये असलियत में हमें उल्लू बनाते रहते हैं। ठीक, ये हमें बताना नहीं चाहते, पूरा देश जानता है। मतलब मेरे पास तो कई बच्चे IIT वाले बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें तक पता है ये बात कि कोडिंग के लिए, कंप्यूटर कोडिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। और ये जो विदेशी BBC वाले हैं, ये हमें उल्लू बनाते हैं और ऐसे झूठे आर्टिकल छापते हैं। आप इस आर्टिकल पर बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। तो इसमें ये लिखा हो कि फोन और इंटरनेट तक लोगों की बढ़ती पहुंच के कारण फेक न्यूज का बाजार बढ़ गया है। हाँ, ये तो सही बात है, मतलब धंधा बड़ा बढ़ गया है फेक न्यूज का। लंबी लंबी फेंकना आज की डेट में एक बाकायदा व्यवसाय है, और इसकी प्रतियोगिता मची हुई है कि कौन कितनी लंबी फेंक सकता है। ठीक, इंटरनेट पर कई मनगढ़ंत और अपुष्ट खबरें चलाई जाती हैं, लोग बिना जांचे इन पर भरोसा भी कर लेते हैं। ठीक, और ऐसी एक फेक न्यूज चल रही है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा है। हो सकता है कि आपने भी ये खबर पढ़ी हो, इस तरह से BBC लिखता है, लेकिन कंप्यूटर में संस्कृत के इस्तेमाल का प्रमाण देना तो दूर, ठीक है, इस फेक न्यूज में यह भी नहीं बताया गया कि कंप्यूटर कोडिंग या प्रोग्रामिंग में संस्कृत किस तरह से उपयुक्त हो सकती है। अब ये देख लीजिए। ठीक, अब ये भी बड़ी परेशानी है, हम कैसे संस्कृत का, ये तो सही है दर्शकों, अपन जानते हैं नासा ने कह ही दिया है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। नासा तो खुद इस साल से
छठी और सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर बनाएगा संस्कृत के आधार पे। बस थोड़ी सी परेशानी बस इतनी है कि इसका उपयोग कैसे करना है, संस्कृत का उपयोग कोडिंग में हमें करना कैसे, तो ये परेशानी है, ये सुलझ जाए तो मामला सेटल हो जाए। आगे देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर की भाषा में कोडिंग का इस्तेमाल होता है, इसलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह अपुष्ट दावा किया जा रहा है कि संस्कृत कोडिंग के लिए या कंप्यूटर को कमांड देने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। ठीक है, आगे बीबीसी लिखता है कि देखिए, इनमें ना ही ये बात बताई गई कि संस्कृत का इस्तेमाल कोडिंग में कैसे करें और ना ही किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई संस्कृत की कोडिंग से बना हो। ठीक है, इसका कारण बहुत साफ है कि कोडिंग केवल उन कंप्यूटर भाषाओं में की जा सकती है जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम से कमांड पूरी करने से पहले मशीन की भाषा में बदला जा सके। ठीक, आगे देखिए, फिर न्यूज कहां से आई, तो देखिए फेक न्यूज की शुरुआत वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWF की खोज से पहले हो गई थी। देखिए कितने साल पहले ये पता चल गया था, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं बना था, सर्च इंजन नहीं बने थे, तब पता चल गया था कि कंप्यूटर की भाषा, मतलब कंप्यूटर की जो कोडिंग की भाषा वो संस्कृत, इतने पहले से दुनिया को पता है। ठीक, आगे देखिए, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट के इस्तेमाल में तेजी ला दी थी। देखिए 1985 में नासा के एक रिसर्च रिग ब्रिक्स ने AI मैगजीन में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। इस रिसर्च पेपर का शीर्षक था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज्ञान प्रतिनिधित्व। देख लीजिए 1985 में ही ये बात दुनिया को पता चल गई थी कि अगर कंप्यूटर, मतलब तब तो कुछ भी नहीं था, सर्च इंजन फलाना ढिकाना, लेकिन कंप्यूटर की कोडिंग सबसे अच्छी संस्कृत में की जा सकती है। ठीक, देखिए ये रिसर्च पेपर कंप्यूटर से बात करने के लिए प्राकृतिक भाषाओं के इस्तेमाल पर केंद्रित था। उन्होंने इस रिसर्च पेपर में जो जानकारी दी थी उसका गलत मायने निकाल लिए गए। इस फेक न्यूज की शुरुआत की गई कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। देखिए ब्रिक्स का कहना था कि बड़े स्तर पर ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक भाषाएं कई विचारों से प्रेषण के लिए सही नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज ये काम बहुत सटीकता तरीके से कर सकती है। पर ऐसा नहीं है, कम से कम संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो 1000 साल तक जीवित होने जाने वाली भाषा रही है, जिसका अपना व्यापक साहित्य है। देखिए रिग ब्रिक्स ने संस्कृत की निरंतरता और प्रचुर साहित्य का उल्लेख किया था। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए प्राकृतिक भाषाओं के इस्तेमाल की संभावना की बात करने वाले इस लेख को सर्च इंजन की खोज से पहले लिख लिया गया था। ठीक, देखिए, और उदाहरण के लिए अगर यूजर प्राकृतिक भाषाओं में टाइप करता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो कंप्यूटर इसे इनपुट को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम हो। मौजूदा सिस्टम में मशीन की भाषा में बनाए गए कोड कंप्यूटर को ये बताते हैं कि यूजर उससे क्या करने के लिए कहना चाहता है। ये कोड कंप्यूटर की भाषा की वाक्य रचना के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर में ब्रिक्स ने संस्कृत के लिए कहा था कि ये कम से कम एक ऐसी भाषा है जिसमें निरंतरता और प्रचुर साहित्य रहा है। ये नहीं कहा था कि विशेषताओं वाली सिर्फ यही एक भाषा है। लेकिन रिसर्च पेपर का फेक न्यूज अपुष्ट दावों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो दर्शकों ये संस्कृत भाषा को लेके आज भी इस देश में, हमारे देश में बड़े पैमाने पे ये एक मान्यता है। हम लोग तो मान्यतावादी देश है ना, मान्यताएं और आस्थाओं पर चलने वाले देश हैं। ठीक है, और आज भी हमारी ये मान्यता बड़ी मजबूत है कि सबसे पसंदीदा भाषा जो है वो कंप्यूटर कोडिंग के लिए वो संस्कृत है। और जैसा कि आपको पता है नासा भी अब 6-7 जनरेशन के कंप्यूटर इसी में बना ही रहा है। ठीक, वही लगता है आप समझ गए होंगे। बीबीसी के आर्टिकल को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मामला आस्था और मान्यताओं का है, और आस्था मान्यता जरूरी है। ये फैक्ट वैक्ट तो किसी काम के नहीं होते। ठीक, कोई सेंस ही नहीं है इसका। तो ये कंप्यूटर की कोडिंग की भाषा जो संस्कृत है, इसको लेकर दावे और बीबीसी का प्रति दावा था, क्लैरिफिकेशन था। ठीक, लेकिन मेरा फेवरेट आज भी वही है, कंप्यूटर की कोडिंग की सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। ठीक, फिर हमने ये भी देखा कि औरंगजेब को संस्कृत में बड़ा प्रेम था। ठीक है, बीबीसी वाले ऐसे ही करते हैं, मतलब ये उल्टी सीधी बातें बहुत करते हैं।
देख लीजिए, औरंगजेब की कब्र खोदने की तैयारी चल रही है महाराष्ट्र में, और लड़ पड़े, मर गए। मतलब औरंगजेब के समय तो मरे नहीं मरे, लेकिन अभी जरूर मर, सर फूट गए। और कब्र के चक्कर में बड़े सारे बेचारे भाजपाइयों ने बलिदान दे दिया, बजरंग दल वालों ने बलिदान दे दिया। उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की सरकार, उन्हीं की कुटाई, और औरंगजेब की कब्र भी इसी सरकार के पैसे से बचाई जा रही। ठीक। पर ये जो औरंगजेब था, बीबीसी लिखता है कि इसे संस्कृत से इतना प्रेम क्यों था। ठीक है, बड़ा प्रेम था इस औरंगजेब को संस्कृत से। बताते हैं कि औरंगजेब को संस्कृत भाषा का ज्ञान था, लोग इसे भी ज्ञान था संस्कृत भाषा का। यही तो बात है ना, कंप्यूटर कोडिंग की सबसे, नासा ने बताया कि ये सबसे क्लियर लैंग्वेज है। ठीक। तो इसे बड़ा ज्ञान था। और उसने आम की दो किस्मों को संस्कृत में नाम दिया था, सुधारस और रसायन विलास। देख लीजिए, औरंगजेब को इतना पसंद थी संस्कृत, वो आम, दो नाम आम की किस्में थी, उसे वो संस्कृत में नाम देता है। ठीक, ना कि फारसी वारसी। ठीक है, ये देखिए, इसे भी बहुत पसंद थी, औरंगजेब को भी संस्कृत भाषा बहुत पसंद थी। ठीक। तो ये संस्कृत भाषा को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर, उसकी महानता को लेकर कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप चाहें तो इनमें से कुछ पे विश्वास कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन कंप्यूटर कोडिंग की तो सबसे अच्छी भाषा संस्कृत ही है, भले ही बीबीसी कुछ भी कहता हो। ठीक। ये तो बिल्कुल वो मान्यता है जिसे बदलना ही नहीं है अपन को। ठीक। और कुछ भी कहें ये लोग। ठीक। वैसे संत कबीर दास जी थे, वो कहते थे कि भाई, संस्कृत को लेकर वो बात कहते थे कि देखिए, संस्कृत है कूप जल, संस्कृत है कूप जल और भाखा बहता नीर। ठीक है, वो कहते थे कि भाई संस्कृत जो है कुएं का पानी है, और भाषा जो है वो दर्शन की बहता हुआ पानी है। संस्कृत भाषा को लेकर उनकी सोच इस तरह से उन्होंने व्यक्त की हुई थी। ठीक। तो अब ये जो कुएं का जल है संस्कृत, ये बड़ा काम का भी हो सकता है, इससे हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक। देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये प्रश्न अभी भी है कि भाई बच्चों को ये भाषा क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक। तो फाइनली इतने सब विश्लेषण के बाद नतीजे पर हम अंत में यही पहुंचे हैं कि चूंकि संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटर कोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, तो बच्चों को शायद यही सोचकर हम पढ़ा रहे होंगे। और बात है कि देश में 24-25 हजार लोग ही संस्कृत बोल पाते हैं, तो मुझे लगता है कंप्यूटर कोडिंग का भविष्य भी भारत में बड़ा कमजोर है। अगर ये संस्कृत भाषा में होगी तो इसमें भी वो विदेशी लोग ही, जो 21-21 पन्नों को बैठा के एमआरआई करके ग्रे मैटर अपना बढ़ा ले रहे हैं और अपने कॉर्टेक्स की मोटाई बढ़ा रहे हैं, वही फायदा ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक। चलिए दर्शकों, तो ये कुछ संस्कृत को लेके हमारे विश्लेषण थे। आप क्या सोचते हैं इस पे जरूर बताइए। और संस्कृत भाषा की उपयोगिता को लेकर आपके क्या पक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि इसे और पढ़ाया जाना चाहिए, ज्यादा तादाद में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भारत से ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर कोडर्स बनाए जा सके। ठीक है, और 6-7 जनरेशन के जब कंप्यूटर नासा बना ले, तो भारत के लोग ही बड़े तादाद में वहां पे तैयार रहे नौकरी करने के लिए। ऑब्वियसली ये हमारी भाषा ही है। ठीक है, तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं? चलिए, मैंने यहाँ से लिंक शेयर की हुई है, आप आकर अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं। और बताइए, क्या आप अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, कोडिंग, संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं, और आप खुद भी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ठीक, बड़े गंभीर प्रश्न है यहाँ पे।